यूपी के माओ के एक 26 साल के शख्स ने बैंगलोर से वाराणसी आ रही फ्लाइट का इन फ्लाइट डोर ओपन करने की कोशिश की 2 बार। ये न्यूज हर एक मीडिया चैनल ने कवर की। तारीख 28 मार्च शनिवार की रात बेंगलुरु से वाराणसी के लिए इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भरी। अचानक एक शख्स अपनी सीट से उठता है। महज 15 मिनट बाद ही अदनान ने पहली बार इमरजेंसी गेट के हैंडल से छेड़छाड़ की। लोग चिल्लाते हैं, क्रू उसे रोकता है और जब उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका जवाब रूह कपा देने वाला। लेकिन सब ने इसको एक रेगुलर न्यूज समझ के चलाया और कि भाई किसी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि सिमिलर एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स पिछले 2-3 साल में काफी बार हो चुके हैं। लेकिन ये 2-3 साल पहले हुए इंसिडेंट्स में और आज के इंसिडेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये बंदा मेरे हिसाब से फुल प्लानिंग करके आया था, टेक्निकल नॉलेज थी इसको जहाज की और ये अपने आप को लीगली भी सेफ करके आया था। देखिए, उत्तर प्रदेश के माओ डिस्ट्रिक्ट के 26 वर्षीय मोहम्मद अदनान बैंगलोर से वाराणसी तक की फ्लाइट लेते हैं और इस फ्लाइट में 2 बार डोर खोलने की कोशिश करते हैं। आज से पहले जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें पैसेंजर्स ने ऑन ग्राउंड डोर को खोला है और एक ने तो खोल भी दिया और एक बार किसी पॉलिटिशियन से भी ये डोर खुल चुका है, लेकिन किसी ने भी हवा में ये दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं की। और जिन्होंने भी पास्ट में ये दरवाजा खोलने की कोशिश की है, या तो उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया या तो उन्होंने कहा कि यार हम समझ नहीं पाए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्कोहल के नशे में ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन ओवरऑल सब ने अपनी गलती मान ली, सब ने कहा कि मुझे पता नहीं था, सब थोड़े बहुत, या कोई एकदम ही गांव से इंसान था उसको पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये बंदा क्या कहता है कि मेरे अंदर भूत आ गया था और वो भूत ने मुझसे करवा लिया। इसका लीगल इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं खुद लॉ पढ़ चुका और मैंने इस बारे में किसी लॉयर से भी बात की है, तो उस लॉयर ने जो मुझे बताया वो सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंगलोर से जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, बैंगलोर में एक बार उन्होंने कोशिश की मिड एयर पैसेंजर इमरजेंसी एग्जिट को खोलने की। जब आप एयरबस या बोइंग में बैठते हैं तो एयरक्राफ्ट के बीच में ये इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं। इसमें नॉर्मल बोर्डिंग या डीबोर्डिंग इस गेट से नहीं होती, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट कोई क्रैश लैंडिंग हो या कोई क्रैश हो जाए तब इसको खोला जाता है और कैप्टन या कैबिन क्रू के कमांड पे ही। बैंगलोर से टेक ऑफ करते हुए ये बंदा अटेम्प्ट करता है डोर खोलने का, क्रू उसको समझाती है, ये बैठ जाता है। वाराणसी जब पहुंचते हैं ये दोबारा अटेम्प्ट करता है उस डोर को खोलने का, मतलब एक बार भूत इसको बैंगलोर में आया, फिर दोबारा भूत इसको वाराणसी में आया। उसके बाद क्रू इसको रिस्ट्रेन करता है। सो जब आप एक सर्टेन लेवल के ऊपर अनरूली एक्टिविटी करते हैं, क्रू के पास ये पावर्स होती है कि वो एक रिस्ट्रेनिंग डिवाइस यूज करके, तो जो लोग रिस्ट्रेन नहीं समझते कि आपके हाथ बांध दिए जाएंगे, कुछ एक फिजिकल रिस्ट्रेनमेंट आपको दे दिया जाता है, एंड विच इज अ वेरी सीरियस लेवल इफ इट हैपेंस इनसाइड एन एयरक्राफ्ट। इसको रिस्ट्रेन किया गया। वाराणसी में कैप्टन ने गो अराउंड किया, उन्होंने कैबिन क्रू से कहा कि प्लीज़ आप चेक करिए कि अब सब कुछ नॉर्मल है। जब कैबिन क्रू ने उनको ओके दिया सिग्नल, तब जाके वो वाराणसी में लैंड हुए। लैंड होते ही सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आ गए, उन्होंने इस बंदे को पुलिस के हवाले कर दिया। सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट दी एंड इनको यूपी ATS जो एंटी कोड होता है वो भी इस केस में शामिल हुई, पूछताछ हुई। बाद में इनको अपने पेरेंट्स के पास भेज दिया गया। अब मैं आपको 3 वजह बताऊंगा कि मुझे क्यों इस पे शक हो रहा है कि ये बंदा फुल प्लानिंग के साथ आया था और क्यों इसमें एंटी कोड भी इन्वॉल्व हुआ है। देखिए, सबसे पहले जब आप एयरक्राफ्ट को बोर्ड करते हैं तो कैबिन क्रू आके आपको ब्रीफ करती है, वो साफ साफ आपको बोलती है कि ये डोर इमरजेंसी की हालत में ही खोलिएगा, जब कैप्टन से या फिर कैबिन क्रू से आपको निर्देश मिले, और इसको बिना आपातकालीन स्थिति में या बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खोलना एक दंडनीय अपराध है। वो ये भी कंफर्म करते हैं कि क्या आपको इंग्लिश में बताएं या हिंदी में बताएं, और वो इंडिविजुअली उस रोज़ में इमरजेंसी एग्जिट में सब लोगों से इंडिविजुअली पूछती हैं। और ये भी इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा तो उसको बोलती हैं, सर कैन आई हैव योर अटेंशन, कैन यू कीप योर फोन डाउन, मैं कुछ ज़रूरी बताने जा रही हूँ। तो इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन के बाद भी अगर कोई मिस्टेक करता है, मैं कहता हूँ चलो मान लिया उसने मिस्टेक कर दी। बैंगलोर से टेक ऑफ के बाद उसको क्रू ने समझाया कि आप क्या कर रहे हैं, मे बी उसने कहा होगा मुझे गलती हो गई, सॉरी बोला होगा उसने। लेकिन वाराणसी में लैंडिंग पे उसने फिर से वही चीज़ अटेम्प्ट करी, एंड आई बिलीव ही केम विद एन इंटेंशन टू डू सम हार्म टू द पीपल और टू द एयरक्राफ्ट और टू दी प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बंदा टेक्निकली प्रिपेयर्ड होकर आया था, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट डोर और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, 1960 से 1970 के बीच में जब एविएशन में लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहे थे, तो जो प्लेन्स उस ज़माने के होते थे वो बहुत ऊपर उड़ान नहीं भरते थे, वो मैक्सिमम 10,000 फीट तक ही उड़ान भरते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि 10,000 फीट तक इंसान को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहती। आप 10,000 फीट तक जा सकते हैं। तो मैं अगर 1960 के दशक की बात करूँ तो अगर ये जहाज़ है, इसने ये उड़ान भरी, ये 10,000 फीट तक गया और फिर डिसेंड करके यहाँ पे लैंडिंग करके, तो ये हमारा हो गया टेक ऑफ और ये हो गई लैंडिंग। 10,000 फीट तक गया। अगर एयरक्राफ्ट का डोर खुलता भी है या एयरक्राफ्ट में कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे एयरक्राफ्ट के अंदर का प्रेशर और एयरक्राफ्ट के बाहर का प्रेशर सेम है। तो 10,000 फीट पे ऑक्सीजन तो सेम हो गई, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम होता है, बिकॉज आप
आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। लेकिन जो मॉडर्न जेट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं 36,000 फीट पे, और 36,000 फीट पे अगर आपके कैबिन को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा तो आप शायद जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए एयरक्राफ्ट, मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैबिन्स को प्रेशराइज किया जाता है। तो ये अगर मेरा पुराना जहाज 1960 का ये क्लाइंब और लैंड करता है 10,000 फीट तक, तो इसके एयरक्राफ्ट का कैबिन ऑल्टीट्यूड भी 10,000 फीट तक ही जाएगा, एंड बोथ आर सेम एट 10,000 फीट। मॉडर्न जेट्स कैन क्लाइम अप टू 36,000 फीट, यहाँ पे वो क्रूज करते हैं एंड देन डिसेंड एंड लैंड। लेकिन उसमें कैबिन प्रेशराइज होता है, ऑब्वियसली दिट डज नॉट गो टू 36,000 फीट। तो कैबिन प्रेशर ओनली गोज टू 8,000 फीट, एंड जब वो एयरक्राफ्ट डिसेंड करता है लैंडिंग के लिए, इट डिसेंड्स एंड मैचेस 0। तो दिस इज 8,000 फीट एंड दिस इज 30,000 फीट। तो दिस इज एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड एंड दिस इज कैबिन ऑल्टीट्यूड। तो बेसिकली कैबिन में बैठे हुए आपको वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो ऑक्सीजन मिलेगी जो 8,000 फीट की एलिवेशन में मिलती है, लेकिन एयरक्राफ्ट एक्चुअली 36,000 फीट पे है। अब इससे होता क्या है, जो इनसाइड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज एट अ हायर प्रेशर देन आउटसाइड ऑफ द एयरक्राफ्ट। और अगर अब मैं आपको एयरक्राफ्ट के डोर्स का डिज़ाइन दिखाऊंगा तो आपको एक बात ऑटोमेटिकली चमकेगी। तो दिस इज एन एयरक्राफ्ट डोर ऑफ एयरबस 320। ये क्रूज को बंद कर रही है। इसका डिज़ाइन देखेगा आप, ये अंदर से आके लॉक होता है, ये नॉर्मल डोर की तरह नहीं है। ये अंदर आया एंड नाउ इफ यू सी दिस फ्लैप पोर्शन एंड नीचे का फ्लैप पोर्शन, ये अंदर से लॉक हो रहा है। ये देखिए, ये मारा, ये अंदर से लॉक हुआ। अब आपको बोइंग का दिखाता हूँ। अगर नॉर्मल डोर होता है, जैसे आप घर का डोर बंद करते हैं, बाहर से बंद हो गया, बट ये पहले अंदर आएगा। ये देखिए, ये पूरा अंदर आ गया एंड नाउ अंदर से जाके ये बंद हुआ है। तो इसको बोलते हैं न्यूमैटिक लॉकिंग। अगर एयरक्राफ्ट के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का कम है तो वो न्यूमैटिक से इसको लॉक रखेगा ना, इट कैन नेवर ओपन मिड फ्लाइट। सो दिस इज़ द होल पर्पस। इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट डोर में हम ताला नहीं मारते, हम OTP नहीं लगाते, हम कोई न्यूमेरिक कोड नहीं लगाते। एयरक्राफ्ट के अंदर का प्रेशर हायर है एट 8,000 फीट, एयरक्राफ्ट के बाहर का प्रेशर लोअर है एट 36,000 फीट। तो जो प्रेशर डिफरेंस है दैट वुड नॉट अलाउ एनी ह्यूमन जो अपनी जान लगा के इसको मिड एयर क्रूज में खोल सके। दिस इज द होल पर्पस, क्योंकि ये खुल नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि आप इसको अपनी ह्यूमन पावर से एयरक्राफ्ट जब क्रूज में खोल सके। अब यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट बात। मुझे लगता है वो जो बंदे ने एयरक्राफ्ट का डोर खोला है वो टेक्निकली साउंड था इस नॉलेज से, तभी उसने क्रूज में नहीं खोला, उसने बैंगलोर से टेक ऑफ में खोला और उसने लैंडिंग में खोला। अब आप देखें क्रूज में मेरा डेल्टा पी कितना है, प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द एयरक्राफ्ट एंड प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड द एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा, उतनी ताकत किसी ह्यूमन में नहीं है वो खोल सकेगा। लेकिन ये देखो, टेक ऑफ में और लैंडिंग में मेरा डेल्टा पी बहुत कम है। ऑलमोस्ट जब मैं लैंड करने आ रहा हूँ, मैं 500 से 700 हज़ार फीट पे हूँ, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल प्रेशर है, मैं खोल सकता हूँ अपने ह्यूमन ताकत लगा के। एंड हो सकता है कि ये बंदा सिर्फ ये देखने आया हो क्या मैं खोल सकता हूँ। मे बी ही वॉज पार्ट ऑफ सम बिगर प्लान, क्योंकि आपको पता होगा भाई स्लीपर सेल्स भी बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ ट्राई करते हैं, भाई ट्राई करके आओ, क्या ही हो सकता है हम फ्यूचर में अगर कोई मिशन कर रहे हैं। तो दैट इज़ आई थिंक अगर आप ग्राउंड के पास इसको कर रहे हैं, आपने खोल दिया, यू आर ट्राइंग टू हार्म, अब आपको एयरक्राफ्ट को तो जेपरडाइज करना है। एंड आई थिंक ये इसने कर दिया, और इसको नॉलेज थी कि भाई क्रूज में ट्राई नहीं करना, क्रूज में नहीं खुलेगा, टेक ऑफ और लैंडिंग पे करना है। अब मैं तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ जो इस बंदे ने होशियारी दिखाई है। अगर आप किसी लॉयर से पूछेंगे तो आपको किसी भी क्राइम के लिए सज़ा दिलवाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपका इंटेंशन और वो क्या क्राइम आपने किया है। अगर ये प्रूव हो भी गया कि वो क्राइम आपने किया है, लेकिन आपका इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाया, जिसको लीगल लैंग्वेज में मेंस रिया बोलते हैं, तो अगर आपका मेंस रिया प्रूव नहीं होता आपको सज़ा नहीं मिल सकती। आपने भाई किसी का कत्ल भी कर दिया, लेकिन अगर मेंस रिया प्रूव नहीं हुआ कि आपका इंटेंशन था सही में, इसीलिए बोलते हैं ना भाई, किसी कि ड्रिंक स्पाइक करके उससे कुछ काम करा लिया गया तो उसका इंटेंशन नहीं था, ही वॉज नॉट हैविंग अ गिल्टी माइंड, तो उसको उस एक्ट के लिए सजा नहीं दी जाएगी। ये बंदा क्या कहता है कि मेरे को गोस्ट मेरे अंदर आ गया था, मेरे अंदर भूत आ गया था, और जो कि रिपोर्ट भी हुआ, इफ यू सी द रिपोर्ट्स, मैन ट्राइज टू ओपन इमरजेंसी डोर ऑन इंडिगो फ्लाइट सेज ही वॉज पोजेस्ड बाय गोस्ट। तो वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने सेंसेस में नहीं था। लॉ में दो लोगों को कभी सजा नहीं होती, चाहे वो कितना भी हाई लेवल का क्राइम कर दें। एक बच्चे को जिसकी उम्र 7 साल से कम है, क्योंकि कोर्ट ऐसा मानता है, लॉ ऐसा मानता है कि 7 साल की कम उम्र के बच्चे को उतना समझ नहीं होती कि वो क्या जो वो कर रहा है वो क्राइम है कि नहीं, तो उसको एक इम्यूनिटी मिली होती है। दूसरी इम्यूनिटी मिलती है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसको कि अगर बहुत ही देसी भाषा में प्रूव करें कि यार मेंटली जो स्टेबल ना हो, उसको इम्यूनिटी मिल जाती है किसी भी क्राइम में, क्योंकि उसका मेंस रिया प्रूव नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं कि कोई पागल है, अनसाउंड माइंड को बेसिक देसी भाषा में, अगर आप पागल, एक्सक्यूज़ मी, अगर किसी को माइंड हो तो उसको भी आप लॉ में किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या कह रहा है कि यार आई वॉज पोजेस्ड बाय घोस्ट, तो डू यू सी
ये किस लाइन में जाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो अपने सेंसेस में नहीं था, मैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब मैंने ये एक्ट किया अनसाउंड माइंड का हो गया था, पोजेस्ड बाय घोस्ट हो गया था। तो ये पोजेस्ड बाय घोस्ट भाई कब हुए? जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तब ये पोजेस्ड बाय घोस्ट हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं शायद, और जब लैंडिंग करती है तो दोबारा पोजेस्ड बाय घोस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब टेक ऑफ में इसने वो कांड किया होगा, पैसेंजर्स ने भी थोड़ा भाई क्या कर रहा है, क्रू ने भी समझाया होगा, और शायद इसको अपनी सीट से जो कि इमरजेंसी एग्जिट पे है वहाँ से उठा के रीलोकेट इसलिए नहीं किया हो गया होगा क्योंकि इसने सॉरी बोल दिया होगा या इसको लगा मुझसे गलती होगी, और आसपास के पैसेंजर्स ने, उस क्रू ने देखा होगा कि अगर वहाँ लगता किसी को कि अनसाउंड माइंड का है या फिर दोबारा ऐसी हरकत कर सकता है, आई एम श्योर क्रू उसको वहाँ से उठा के रीलोकेट कर देता कि सर आप दूसरी सीट पर बैठ जाइए। बट ही मस्ट हैव एक्टेड नॉर्मली इन क्रूज एंड दोबारा लैंडिंग पे इन भाई को possessed by ghost हो गया। So that's why I think he is trying to act very smart, he is trying to play the system। ये प्रिपेयर हो गया था, लीगल भी भाई कैसे बचना अगर पुलिस पकड़ ले, टेक्निकल नॉलेज भी थी जहाज की इसको, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस केस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। एंड मुझे लगता है इसमें कोई शायद एंगल हो सकता है, तभी यूपी की ATS इसमें इन्वॉल्व हुई है। सो दिस वॉज द होल वीडियो एंड मुझे आपके सामने लाना था क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके हैं 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, जब भी हुए लोगों ने माफ़ी मांग ली है। किसी ने बोला है कि भाई मैं अल्कोहल के नशे में था, कोई मंत्री से भी हो गया, लेकिन सब लोगों ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, गलती हो गई, और उन लोगों को उसका भुगतना भी पड़ा। कोई नो फ्लाई लिस्ट में आ गया, किसी को फाइन लगा, किसी के ऊपर केस हुआ, कुछ भी हुआ। सो दिस वॉज द होल वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, बाय।